नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और डिक्लेयर होते ही तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद है वो अपनी लगातार दावेदारी जताने में जुटे हुए हैं। अब यहाँ पे निताशा सिहाग मेरे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का एक चर्चित चेहरा है और आने वाले समय में अगर बात करूँ तो टिकट के दावेदारों की श्रेणी में शामिल है इनका नाम। पिछली बार भी शामिल था लेकिन पिछली बार इनको टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार भी काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि इस बार जो हो सकता है कि निताशा सिहाग पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार दांव खेल जाए। लेकिन उससे पहले जैसे मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आया तो यहाँ का टाइम दिया पोड़का गांव के अंदर, तो यहाँ पे आकर के देखा तो एक जनसभा चल रही थी। ये देखिएगा, इस जनसभा में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अच्छे खासे लोग जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। हालांकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके उलट जो है वो यहाँ पोड़का गांव के अंदर तस्वीरें जो है वो कुछ देखने को हमें मिली। तो चलिए अब निताशा से बातचीत करते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के गाँव लोगों के बीच जा रही हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। निताशा जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे टिकट के दावेदारों की श्रेणी में इस बार भी शामिल है और महिलाओं की बात करें तो पहले नंबर पे आपका नाम आ रहा है, बाकी दो पुरुषों का नाम आ रहा है। क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ भरोसा? देखिए, वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और अपना काम कर रहा है और जनता के बीच में है, वो हर एक व्यक्ति पार्टी का कैंडिडेट बन सकता है और हकदार भी है, बनना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि पार्टी किसको कैंडिडेट बनाएगी, वो संगठन का पूरी तरह से जो जिम्मेवारी है वो संगठन की है। संगठन ने तय करना है कि किसके ऊपर दाव खेलना है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी की छवि के अकॉर्डिंग अपना चेहरा प्रस्तुत कर सकता है। तो वो पूर्णतः तो जो है वो संगठन तय करेगा कि किसको बनाना है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो जो कैंडिडेट यहाँ से आएगा उसके अगर बात करूँ तो छवि कैसी होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या प्राथमिकताएं उस कैंडिडेट में होनी चाहिए? देखिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा समय है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो युवाओं के लिए काम कर सके, स्पेशली ऐसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सके जो आज तक हमेशा ऐलनाबाद में हमेशा एक चीज़ रही है कि भाई भतीजावाद बहुत हावी रहा है, भ्रष्टाचार हमेशा से बहुत हावी रहा है। और जो भी यहाँ से आज तक कैंडिडेट रहे हैं, जो भी यहाँ से विनर रहे हैं, वो रैलियों का न्योता देने के लिए तो आते हैं लेकिन आज तक किसी के सुख दुख में काम नहीं आए हैं। उसका अगर आप प्रत्यक्ष रूप देखना चाहोगे तो आपको हर गांव में ऐसा आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको ये सच्चाई बता देगा कि उनका जो काम करने का तरीका है वो कैसा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमेशा से ही ऐलनाबाद का ये दुर्भाग्य रहा है कि वो विपक्ष में रहा है और मुझे लगता है कि ऐलनाबाद ने कुछ ऐसा भगवान से लिखवा के नहीं लिख रखा कि जी हमें विपक्ष में ही बैठे रहना है। और हमारे पास बड़ा गोल्डन नहीं, हमारे पास डायमंड चांस है कि बनी बनाई हमारी सरकार है और बनी बनाई सरकार में हमने सिर्फ अपना हिस्सा डालना है और हिस्सा डालने के लिए इससे बड़ा चांस नहीं हो सकता कि ऐलनाबाद की जनता इसके ऊपर डिसीज़न ले कि उनको सत्ता के साथ जाना है। क्योंकि जहाँ तक हमने विकास की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। उसके तहत भी अगर आप ऐलनाबाद पूरे हलके में घूम के देखोगे तो विकास के काम की कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको। हर गांव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वहां सरपंच था चाहे नहीं था, पैसे में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी गई है। तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नारे को चरितार्थ किया है पूरी तरह से, सबका साथ सबका विकास। और लेकिन एक अपने आप में भी ये चीज़ होती है कि जब हमारा खुद का विधायक होता है तो हमारा विधानसभा में ऑटोमेटिक हक बन जाता है। फिर हम हक से सारी चीज़ें मांगते हैं कि जी जनता ने आपको विधायक दिया है तो हमें हमारा हक भी प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि हम वो हक मांग सकें। निताशा जी, अभी आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने का ऐलनाबाद विधानसभा के पास बहुत गोल्डन चांस, आपने डायमंड चांस बताया। लेकिन अगर बात करें तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आपने बहुत अच्छी सरकार बताया, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास कार्यों में कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केवल मात्र भाजपा का नहीं, उप मुख्यमंत्री भी जहाँ पे भी जाते हैं विरोध होता है, तो उसका रीजन क्या मानते हैं? देखिए, जब विपक्ष को जिंदा रहना होता है उसको क्या मुद्दा चाहिए? विकास के मुद्दे पे वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि विकास में आप आंकड़ों पे बात कर सकते हैं। आप आंकड़े उठा लीजिए,
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं पूरे केंद्र में बनी है, तब से लेकर क्या क्या काम हुए हैं, कितना विकास हुआ है, कितना बजट जारी हुआ है, ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। इस पे वो क्या बात करेंगे। दूसरी बात करें कि भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष भी ये कह चुका है कि जी मनोहर लाल जी ईमानदार आदमी हैं, तो उनके ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने सरकार को दोबारा रिपीट करा भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज तक एक भी भ्रष्टाचार का जो एक पहले तो लाइन लगी रहती थी भ्रष्टाचार की, घोटालों की, क्या एक भी घोटाला सामने आया किसी का? क्योंकि कभी कोई कर ही नहीं पाया। क्या माननीय मनोहर लाल जी की छवि के ऊपर कोई दाग लग पाया? वो क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि वो साफ छवि के इंसान हैं। तो जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो विपक्ष करेगा क्या? किसान आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा जो है वो रहने वाला है, तो आपका क्या विचार है किसान आंदोलन? देखिए, मैं खुद एक किसान हूँ, किसान की बहू हूँ, हमारे खुद किसानी एरिया है। किसानों की अगर मैं बात कहूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे भाइयों से, क्या कोई भी ये कह सकता है आके कि जी मुझे मुआवजा नहीं मिला? कितना कितना मुआवजा आया है? आप जनता के बीच में जाते हो, आप ये सवाल पूछना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले आपके खातों में कितना मुआवजा आता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपके खातों में कितना पैसा आया है? आपको आपके सवाल का जवाब वही मिलेगा कि कौन सी सरकार है जो किसान हितैषी सरकार है। अभी आपने मुआवजा की बात कही, तो बीमा क्लेम जो मिला है, लेकिन वो भी 70 गाँव को नहीं मिला और मुआवजा सरकार ने अभी तक दिया नहीं। आपको और मुझे दोनों को ये समझना होगा कि हम कितनी बड़ी महामारी से निकले हैं। आज हम पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत पहली बार ऐसा देश भारत बना है जिसने कोविड, जो कि महामारी जिससे पूरा वर्ल्ड डर गया था, उसकी वैक्सीन किसने बनाई? भारत ने बनाई। तो जब हमें महामारी से लड़ना है, उस वक्त हमारे पास क्या हमारे व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर हमें मुद्दा उठाना चाहिए या हमें देश हित के बारे में सोचना चाहिए? अगर आज हम सिर्फ व्यक्तिगत चीज़ों की बात पर आ जाएं तो देश कहाँ जाएगा? हमारे साथ वही हालात हो जाएंगे जो अफ़गानिस्तान के साथ हुए हैं। हम भी गुलाम हो सकते हैं, लेकिन हम गुलाम क्यों नहीं हैं? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया नंबर 1 पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम जो इंडियंस हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, हम हमारे देश के लिए कुर्बान होना जानते हैं। तो ये हमारी एक तरह की जो व्यक्तिगत मंशाएं हैं, उनकी जब तक हम लोग कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक हम देश हित के लिए कभी सोच नहीं सकते। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी कोविड महामारी से अगर निकल पाए हैं तो वो कैसे निकल पाए हैं? वो इसी वजह से निकल पाए हैं ताकि हमारे कुछ व्यक्तिगत जो मंशाएं हैं उनको हमने दबा के रखा था। दैट्स वाई हम आज अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी एलनाबाद की बात करें, वापस एलनाबाद में आ जाते हैं। एलनाबाद की बात करें तो इस बार मुद्दे क्या क्या हैं निताशा जी? क्योंकि आप लगातार गांव के अंदर जाती रही हैं, भारी विरोध होता है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में जाती रही हैं, तो क्या क्या ऐसे मुद्दे जिन पे इस बार का चुनाव जो है वो फिक्स रहेगा? देखिए, जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध तो सबको सामने आ ही गया है भी। जो ये मतलब कि किसान आंदोलन के नाम पे जो राजनीति खेली जा रही है, ये किसानों को सिर्फ बलगराने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। और क्या किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में है? वर्ल्ड में हमारे ये जो कृषि कानून लागू होने हैं, ये तो पूरे हमारे देश में लागू होने हैं। तो अगर ये इतने ही गलत हैं तो बाकी देशों में इसका, हमारे बाकी जो प्रदेश हैं वहाँ क्यों विरोध नहीं है इसका? तो हमें ये समझना होगा कि ये एक मंशा है, सोची समझी साजिश है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर सकते हैं, और कोई इसकी मंशा नहीं है। सेकंड आई बात मुद्दों की। देखिए, मुद्दे नहीं हैं, हमारे कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो हमें एलनाबाद को आगे और गति की तरफ लेके जा सकती हैं और विकास की तरफ लेके जा सकती हैं। उसमें से मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि फसल और नस्ल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपकी नस्ल नहीं है तो फसल किसके लिए कमा रहे हो आप? आज हम फसल की लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या हमने नस्ल की लड़ाई लड़ी है? नस्ल की लड़ाई तो हम लड़ ही नहीं रहे। आज हमारे मात्र 13-14 साल के बच्चे नशे की वजह से आज नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भर्ती हो रहे हैं। गांव-गांव में आप जाकर देखिए, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आज अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। हम ये कहते हैं
कि सरकार नशे को नहीं रोक पा रही, सरकार इस चीज़ में फेल हो गई है, सरकार उस चीज़ में फेल हो गई है। हम कहाँ पास हुए हैं? क्या हमने हमारा सामाजिक दायित्व था हमने निभाया? मैंने हमेशा से एक बात कही कि मेरे साथ सिर्फ एक समझौता कर लेना, एक सिर्फ बात पे खड़े रह जाना कि जब कोई नशा बेचता पकड़ा जाए तो उसकी जमानत मत कराना, लेकिन गांव के लोग ही उसकी जमानत करा के लेके आते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम, किस ओर जा रहे हैं? तो हम कहीं ना कहीं कमी हमारे खुद में ही है। बिल्कुल है। हम भगत सिंह चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा आ जाए जो इन चीज़ों को ख़त्म कर दे, फटाफट नशे वालों को पकड़ ले, फांसी दे दे उनको। लेकिन भगत सिंह अपने घर में नहीं चाहते हम। भगत सिंह पैदा हो लेकिन हो पड़ोसी के घर में। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा सामने खड़ा हो उन नशे तस्करों के सामने, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके सामने खड़ा होना मौत है। पिछले चुनाव में नस्ल सुधारने का काम लोगों ने किया या नहीं किया? नहीं, डेफिनेटली देखो, जो बंदे ने जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं जाना जो नशे के तस्कर हैं, वो एक अपने आप में एक मैसेज होता है जनता को कि जी हमें मतलब कि चुनना है तो हम सोच समझ के चुने। और मुझे लगता है कि अगर हमारे पास ये चांस आता है कि हमें एक साफ छवि का ऐसा कैंडिडेट मिले जो नशे के विरोध में हो और जिसने अपने भाई भतीजावाद की राजनीति ना करनी हो, जिसने सामाजिक तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा हो, तो मुझे लगता है हमें उस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। अब अगर बात करूं पवन बेनीवाल जो कि पीछे भाजपा में थे, अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में गए हैं, तो उनसे आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बीजेपी पार्टी को एक कोड लग गया था और वो कोड कट गया बस। अच्छा, ये नहीं। और कोड दूर होता है तो नेचुरल बात है, अगर एक पेड़ के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर भी कोड लग जाए, मान लो एक हाथ के कोड लग गया, अगर हम उस हाथ को काट दें तो बाकी शरीर बच जाएगा। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि के अकॉर्डिंग, हमारी जो एक कोड लगा हुआ था वो अलग हो गया, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ छवि की पार्टी है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। निताशा जी, अभी आपने किसानों का जिक्र किया कि आप एक किसान के बहू हैं, किसान परिवार से संबंधित हैं, लेकिन मैंने आपसे मुद्दों की बात पूछी तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास करवाया है, लेकिन अगर सिंचाई के लिए नहरी पानी की बात करें तो उस पानी की मांग को लेकर के आज भी आसपास के 20 गाँव के लोग जो हैं वो SC ऑफिस या इरीगेशन के यहाँ पे धरना लगा करके बैठे हुए हैं। तो इस समस्या का समाधान के लिए क्या कुछ आपके द्वारा प्रयास किया? देखिए, आज इसी गांव में खड़ी हूँ मैं, पोड़का में। यहाँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो हमारी पोड़का चिलकनी सब माइनर थी उसको आगे बढ़ाने का। ये प्रोजेक्ट आज से कई साल पहले पूरा हो सकता था, लेकिन एक व्यक्तिगत मंशाओं के कारण चौटाला सरकार के अंदर इस पूरे पोड़का गांव को उस माइनर से वंचित कर दिया गया, जिसकी वजह से 2000 एकड़ ज़मीन आज तक बंजर है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट इस सरकार में पूरा हुआ है। तो ये क्या है? दैट मीन्स हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, उनका एक ड्रीम है कि मुझे टेल तक पानी देना है। तो टेल तक पानी कब आएगा? जब मंशाएं साफ होंगी। ये जो हमारे पानी की समस्या है, टेल की समस्या, ये आज की नहीं है। हमने जब से होश संभाला है, हमारे बुजुर्गों ने होश संभाला है, तब से यही हो रहा है। मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, जल माफिया, भू माफिया, नशा माफिया, जब तक हमारे बीच में ये हैं, जब तक आम जनता प्रताड़ित रहेगी। लेकिन अब तक पानी जो है वो टेल तक पहुंचा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंपैरिजन करिए, आप जनता के बीच में और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखिए। जो हमारा लेवल पहले था, पहले हमारी बहुत बुरी हालात होती थी पानी के लिए, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पानी की कमी है, डेफिनेटली है। मैं तब भी कहती हूँ पानी की भी कमी नहीं है, प्रॉब्लम है पानी चोरी की। और उसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिसके तहत हम लोग इस पानी चोरी को पूरी तरह से रोक देंगे। ये आपने जो भू माफिया और जल माफिया कहा था, वो चोरी कहाँ पे होती है? इस एरिया में होती है या 45 क्षेत्र में होती है? ये तो सबको पता है जी। ये ना मतलब कि चिरतार्थ है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो जल माफिया, भू माफिया और नशा माफिया ये कहाँ से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वो वही हैं।
एक अगर बात करें तो अभी ऐलनाबाद विधानसभा के 2-3 गांव हैं, शक्कर मंदोरी है, या वहां पे जो गंदे नाले की समस्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि इलेक्शन है, फिर भी उन लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन टाइम में नेता लोग जो है वो आएंगे, लेकिन अब तक शायद कोई भी नहीं पहुंचा है। उस समस्या का समाधान भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी। देखिए वैसे तो प्राथमिकता सारे कामों की होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली करने की ज़रूरत होती है। तो इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसका भी पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जो ये समस्याएं ये आज नई पैदा नहीं हुई हैं, ये समस्याएं तब से हैं जब से ऐलनाबाद विधानसभा से INLD का विधायक रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा। ये समस्याएं तब भी थी जबकि जिताया गया था वो विधायक रहते उन्होंने कभी समाधान का सोचा नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही मंशा थी, आना रैली के लिए न्योता देना, दैट्स इट। अदरवाइज उनका कोई मंशा नहीं थी भी ऐलनाबाद का विकास भी होना चाहिए। एक विधायक होने के नाते मैं उनको भी ये पूछूंगी उन्होंने क्या किया है ऐलनाबाद के लिए, गिनाएं, वो जनता के बीच में आए हैं और बताएं क्या ऐलनाबाद के अंदर विकास की ज़रूरत नहीं थी, क्या ऐलनाबाद के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं बनता था। जिस ऐलनाबाद की जनता ने उनको सिर माथे पे बिठाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उनकी पार्टी से विधायक जीते। पहले जब ये सीट SC कैटेगरी में थी तब भी जीते, बीच में कांग्रेस की भी जीते और फिर इनेलो के भी जीते। तो क्या किया वो बताएं ना, कि जनता में लेके आए आंकड़े, बहस करें, चर्चा करें जनता के बीच में, बताएं जनता को कि उन्होंने क्या किया। हम बताएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी बताएगी भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायक ना होते हुए भी क्या किया, क्या और क्या क्या दिया, विधायक ना होने के नाते भी क्या क्या दिया ऐलनाबाद को। एक आखिरी सवाल करूंगा निताशा जी अभी आपसे। एक आपका नाम चल रहा है टिकट के दावेदारों में शामिल, और दूसरा गोविंद कांडा का नाम चल रहा है, तीसरा आदित्य देवीलाल का नाम चल रहा है। तो इन दोनों के बीच पिछली बार की अगर बात करें तो पवन बेनीवाल आपके सामने थे टिकट की दौड़ में, लेकिन उन्होंने आपको मात दे दी और टिकट उनको मिल गया। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ऐलनाबाद हल्के से ही प्रत्याशी होगा या बाहर से भी हो सकता है? देखिए ये पूरी तरह से संगठन तय करेगा भी किसने क्या करना है। और जहाँ तक बात है कि मतलब कि मेरे साथ प्रतिद्वंदी कौन है, मैं किसी को मेरा प्रतिद्वंदी नहीं मानती। मेरा मानना सिर्फ ये है कि मेरी जो लड़ाई है खुद से है, मुझे अपने आप से जीतना है, मुझे अपने आप से दौड़ लगानी है कि मैं कितना बेस्ट कर सकती हूँ, कितना अच्छा और पब्लिक के लिए कर सकती हूँ, कितना और समाज के लिए कर सकती हूँ, कितना और मेरे युवाओं साथियों के लिए कर सकती हूँ। इसलिए मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूँ मेरा। अच्छा, यानी कि अगर आपको टिकट नहीं मिला फिर भी आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट मांगेंगे? देखिए नेचुरल है। मैंने तो जब पिछली बार मेरे को टिकट नहीं मिली थी, फॉर एग्जांपल जो अभी ये चिलकनी सब माइनर का काम हुआ है, तो मैंने अगर मेरी मंशाएं ये होती कि मुझे राजनीतिक मंशाएं ही रखनी है तो मेरे को इस काम को ड्रॉप कर देना चाहिए था और इनके ऊपर कंडीशन लगा देनी चाहिए थी। मेरी ऐसी कोई कंडीशन है भी नहीं। अगर ये नहीं कि मुझे इस बार टिकट मिले या मुझे अगर कभी भी टिकट नहीं मिलता तो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं करता, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मुझे बिना राजनीति के और बिना सीट के भी नींद आती है और बड़ी अच्छी नींद आती है। मेरे लिए खुशी इस बात की होती है कि मेरी वजह से अगर एक फैमिली की भी स्माइल आ जाए चेहरे पर तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा, मेरे लिए एक अचीवमेंट होता है और वही मैंने आगे भी इसी मंशा को लेके काम करना। चलिए, शुक्रिया निताशा जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि काफ़ी जो है मीठे और तीखे दोनों तरह के सवाल जो है निताशा सिहाग से किए। तो ऐसे में अगर बात करें तो निताशा काफ़ी आश्वस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी पे जो है इस चीज़ की दावेदारी, जिम्मेदारी जो वो छोड़ी है कि पार्टी हाईकमान ने तय करना है कि आखिर टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना। लेकिन फिलहाल की अगर बात करूँ तो महिलाओं की श्रेणी में या महिला कैंडिडेट के तौर पर निताशा राकेश सिहाग का अकेले का नाम आ रहा है। बाकी अगर बात करूं तो पुरुषों में 2 नाम और सामने आ रहे हैं, गोविंद कांडा और आदित्य देवीलाल का। तो अगर महिला पे दावेदारी इस बार भारतीय जनता पार्टी जताती है तो इस बार निताशा राकेश सिहाग को टिकट मिलना लगभग तय है। अगर महिला पे दांव नहीं खेलती है तो उसके बाद जो है वो कुछ भी हो सकता है, आदित्य देवीलाल या फिर गोविंद कांडा या फिर इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा और भी जो है वो आ सकता है। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। लेकिन ये लगभग तय है कि इस बार ये चुनाव जो है वो भारतीय जननायक जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही ऐलनाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। खैर, आने वाले समय में लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।